बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स PRC 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 3 को। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एक एक चीज़ उसकी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और आज के लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करना है। जिस तरीके से हमें मालूम है, हमने देखा था कि हमने प्राइस को अगर हम रखें, वैसे तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीन चीज़ें हमने देखी थी: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन अभी अगर ये प्राइस का एग्जांपल लें तो हमें मालूम है कि प्राइस में चेंज आने से कितना चेंज आ रहा है उस चीज़ की डिमांड में, तो इस चीज़ को बता रहा था हमें इलास्टिसिटी। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, इसके अंदर हमने देखना है कि प्राइस चेंज होने से उस चीज़ की सप्लाई में कितना फ़र्क आ रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म है, वो सप्लाई भी बढ़ा देगी। लेकिन कितनी प्राइस बढ़ने से कितनी सप्लाई बढ़ेगी, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, कुछ फैक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। वही फैक्टर्स हैं सेम, उसकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है या सप्लाई इलास्टिक है। ये चीज़ें जो हैं चल रही होंगी दोबारा से, तो इसमें हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, क्योंकि अगर हमने इलास्टिक जो डिमांड को अच्छे से समझा हुआ है। अब इसके अंदर फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वी फील रेपुटेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो भी यही वो बात कर रहा है कि यहाँ पे भी हमें एक रेपुटेशन जो है वो नजर आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। एज द फेनोमेना ऑफ दिस टॉपिक इज फेमिलियर, उसका जो पैरानोमा जो इस टॉपिक का वो फेमिलियर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ये हमें अगर नजर पे आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सप्लाई। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी हमने बात की थी डिमांड के अंदर, तो हमने देख ली, तो एक सप्लाई के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। अब इस केस में क्या होता है, द क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर इज प्राइस सेंसिटिव। यहाँ पे वर्ड आ गया है प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव का क्या मतलब है, यानी कि प्राइस चेंज होने से उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, इट मींस वो जो है इलास्टिक है। देन द सप्लाई इज इलास्टिक। कन्वर्सली, यानी कि इसके उल्ट अगर हम देखें, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस प्राइस सेंसिटिव, यानी कि वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है या कम प्राइस सेंसिटिव है, तो इसको हम कह देंगे कि सप्लाई इन इलास्टिक होगी। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, ई एस से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसकी हमने डिग्री देखनी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्री के कितने ये इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसको हमने देखने के लिए वी यूज द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सेम कांसेप्ट यूज करते हैं जो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़े थे, विद द लिटिल एक्सचेंज ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। यानी कि उसके अंदर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जब पढ़ी तो हमने क्या कहा था कि इट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस चेंज होने से, परसेंटेज प्राइस चेंज होने से कितने परसेंट डिमांड में फर्क हो रहा है। तो अब हम क्योंकि सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हम कह देंगे कि इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर इट इज अ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस चेंज होने से कितना उस चीज की सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है। उसके बाद उसने इसी चीज को जो है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस को उसने अब लिखा हुआ अलग अलग। यहाँ पे उसने जो है क्वांटिटी सप्लाइड की परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी है वो बताया हुआ है, और यहाँ पे उसने क्वांटिटी जो प्राइस है उसकी परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी है वो बताया। तो उसने यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एवरेज मेथड यूज किया हुआ है। तो वो देखते हैं Q2 माइनस Q1, यानी कि उसने क्या किया, पुरानी वैल्यू में से नई वैल्यू माइनस कर दी। इससे हुआ क्या, सॉरी, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू, यानी कि 2 मीन्स ये न्यू है और 1 मीन्स ये पुरानी है। तो उसने नई में से पुरानी वैल्यू माइनस की, या पुरानी में से न्यू, हमने चेंज बेसिकली निकालना होता है, जैसे कि हमने टेबलेट फॉर्म में चेंज निकाला था। तो उसने जब ये माइनस किया Q2 माइनस Q1, तो उसके पास चेंज आ गया। अब उस चेंज को हमने डिवाइड करना था। डिवाइड कैसे करेंगे, एवरेज से। इट मीन्स Q2 प्लस Q1, यानी कि जो पुरानी वैल्यू है और जो नई वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा और उसको हम देंगे ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और उसी तरीके से हम जो है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, यानी कि यहाँ से हमारे पास चेंज आ जाएगा, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, और फिर उसके बाद हम उसको जो दोनों को ऐड करके जो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज यानी कि आ जाएगी इसकी। तो उस इन इससे जो है हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा।
तो जैसे कि हमने परसेंटेज मेथड के अंदर पढ़ा था, परसेंटेज मेथड में जो आर्क मेथड हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये फार्मूला उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस वो यहाँ पे डिमांड था, यहाँ पे सप्लाई आ गई। As we know, there is a direct relationship between price and quantity supplied. हमें मालूम है, लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इनके अंदर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी पॉजिटिव एज, क्योंकि इनमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है, तो इसलिए जो कोएफिशिएंट होगा यानी कि जो आंसर होगा इलास्टिसिटी का वो पॉजिटिव होगा। If linear supply curve intersect the price axis, the curve is elastic at all points. अब यहाँ पे भी वही कर्व वाली बातें हो रही हैं, जिस तरीके से हमने 5 कर्व डिमांड में पढ़े थे, उसी तरीके से 5 कर्व यहाँ पर भी आएंगे। तो अब उसकी एक निशानी बता रहे हो, उसकी कह रहे हैं अगर तो जो सप्लाई कर्व वो इंटरसेक्ट करते प्राइस एक्सिस को, यानी कि वो काट दे प्राइस एक्सिस को। हमें मालूम है हम वाई एक्सिस पे प्राइस दे रहे होते थे, तो अगर वो बता रहे हैं जिस तरीके से ये एक हमारे पास ग्राफ है, तो सप्लाई कर्व अगर तो इस तरीके से जा रहा हो, यानी कि जिसने इंटरसेक्ट किया सप्लाई एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या है कि वो कर्व क्या है, इलास्टिक है। उसके बाद वो बता रहा है इधर लीनियर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट का क्वांटिटी एक्सिस है, मालूम है क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड हम यहाँ पर ले लेते थे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस का। अगर तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो लाइक दिस, तो अब क्या होगा, अब ये इसको हम कहते हैं कि ये इलास्टिक है। और अगर तो वो ओरिजिन को इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइक अगर ये इस तरीके से बन रहा है, यानी कि इसने ओरिजिन को 0 पॉइंट जो था जहाँ से डिमांड जो हमने ग्राफ शुरू किया था उसको अगर इंटरसेक्ट करते उसको कट करते, तो देखिए ये यूनिट इलास्टिक सप्लाई है। नॉट इन केस ऑफ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व दीज रूल्स आर नॉट कंपैटिबल। अगर तो नॉन लीनियर सप्लाई कर्व हो, जैसे कि ये तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, अगर हमारा सप्लाई कर्व इस तरीके से हो जाए या फिर इस तरीके से हो जाए, तो इस केस में जो है ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे कि हमें मालूम है, एक होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, ये फिर उसके बाद आती है रिलेटिवली इलास्टिक, फिर यूनिट इलास्टिक, फिर रिलेटिवली इलास्टिक और फिर परफेक्टली इलास्टिक। जैसे डिमांड में था एग्जैक्टली उसी तरीके से ये 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है सप्लाई के अंदर। वन बाय वन अब इनकी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई सबसे पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर हम, परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है कि इस जो है बिल्कुल भी प्राइस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि प्राइस जो है परफेक्टली इलास्टिक में बिल्कुल भी प्राइस सेंसिटिव नहीं है। प्राइस हम यानी जितनी मर्जी चेंज करें इसकी डिमांड पे इसकी सॉरी सप्लाई पे हम सप्लाई पढ़ें, इसकी सप्लाई पे बिल्कुल भी चेंज नहीं आने वाला। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसकी जो लाइन होगी वो बिल्कुल एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व थी वो भी एक स्ट्रेट लाइन थी बिल्कुल इस तरीके से। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकली कि अगर तो हम परफेक्टली इनइलास्टिक देख रहे हैं तो उसमें डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों सेम हो जाती है। हाँ आगे जाके जो है ये चेंज हो जाता है, क्योंकि डिमांड कर्व हमें पता है वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूव करो तो उसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है, जबकि सप्लाई कर्व की जो स्लोप होती है वो अपवर्ड होती है। तो आगे बाकी के ग्राफ्स डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेट और वर्टिकल लाइन है ये परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, और इस केस में जो हमारा आंसर होगा यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर होगा वो हमेशा 0 आएगा। और 0 क्यों आएगा इसकी अगर डिस्कशन देखनी है तो हम बिल्कुल जो हमने डिमांड के अंदर डिस्कशन की थी उसी डिस्कशन को अब दोबारा से देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आंसर इसका लॉजिकली प्रूव हो रहा होगा। एग्जाम्पल उसने भी दी हुई है, हमें एक इन इलास्टिक सप्लाई किया, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक हमने देख लिया है रिलेटिव इलास्टिक। तो इसके अंदर पहले ग्राफ को देख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एक सप्लाई कर्व यहाँ पे आ रहा है, ये अगर हम देखें इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये हमें मालूम हो रहा है कि ये इस एक्सिस कौन से एक्सिस को ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब वो जो 3 रूल हमने पढ़े थे वापस उनकी तरफ जाते हैं। अगर तो ये प्राइस एक्सिस को तो नहीं कट कर रहा, ये कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, क्वांटिटी एक्सिस को। तो क्या उसने बताया था कि कर्व क्या है, इनइलास्टिक है। तो अब हमें ये प्रूफ हो गया है कि क्योंकि ये क्वांटिटी एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या है इसकी, ये उसने बताया भी हुआ है, पर ये हम इनइलास्टिक सप्लाई को पढ़ रहे हैं, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक हो फिर तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होती है। अच्छा न्यूमेरिकली इसको अगर हम देखें, पहले प्राइस 100 थी फिर 200 हो गई,
फिर पहले जब 100 प्राइस थी तो सप्लाई 50 थी, जब 200 हुई तो सप्लाई बढ़ के 60 हो गई। अब इसकी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करें अगर हम, तो सेम वही केस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज सप्लाई निकालेंगे, जो कि हमने ये निकाला हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज प्राइस के साथ, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो सेम उसने क्या किया है, जो न्यू वैल्यू थी उसको पुरानी वैल्यू से माइनस किया है। ठीक है, तो हमारे पास एक चेंज आ गया, कितना चेंज आया, 60 माइनस 50, इट मीन्स 10 का चेंज आ गया। उसके बाद उसकी एवरेज निकाली। ठीक है, तो उससे डिवाइड करके 0.18 आंसर आ गया। इसी तरीके से प्राइस में क्या किया है, प्राइस में हमने जो न्यू वैल्यू थी उसमें से माइनस की, जब पुरानी वैल्यू, तो 100 आंसर आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, और तो इनकी भी एवरेज आ गई हमारे पास, यानी कि परसेंटेज चेंज आ गई इनकी भी। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 0.27 आंसर आ गया। और 0.27 जो है लेस देन 1 है। जब 0.27 लेस देन 1 हो तो हमें मालूम है कि ये इनइलास्टिक होता है। लेस देन 1 इनइलास्टिक होता है, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक होता है, और इसी तरीके से अगर इक्वल टू 1 हो तो वो यूनिट होता है। तो अब ये इसमें भी हम सिंपली जो है 1 के साथ कंपेयर कर रहे होंगे आंसर को, और देखेंगे कि ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। और अगर ग्राफिकली हमें देखना हो तो हमें नजर भी आ रहा है कि सप्लाई कर इंटरसेक्ट कर रही है सप्लाई वाली एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस को, तो इसलिए भी ये इनइलास्टिक सप्लाई है। नेक्स्ट टाइप यूनिट इलास्टिक की। यूनिट इलास्टिक में हमें मालूम है जो आंसर होता है ई का वो हमेशा 1 होता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमेशा इक्वल होती है। यहाँ पे उसने 11 लिखा हुआ है, बट ये आंसर इसका 1 होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब ये जो सप्लाई कर रही है इंटरसेक्ट इसको कर है, उसने खुद ही मिलाया है। वैसे अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर दे तो ये ओरिजिन को इंटरसेक्ट करे, तो जब ओरिजिन को इंटरसेक्ट करे तो हमें मालूम है कि सप्लाई यूनिट इलास्टिक हो जाती है। तो इस केस की एग्जांपल अगर देखें, 100 प्राइस थी, फिर 200 हो गई, डबल हो गई, तो जो सप्लाई थी वो भी डबल हो गई, 50 से 100 हो गई। तो सेम केस में बिल्कुल इसी तरीके से उसने जो कैलकुलेशन थी सिंपल परसेंटेज मेथड के अंदर पार्क इलास्टिसिटी वाली, तो वो वाली कैलकुलेशन सारी यहाँ पे दोबारा रिपीट हुई है और हमारा आंसर बन गया। उसके बाद इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, अब ये जो उसने सप्लाई कर दिया है इसको अगर हम एक्सटेंड करें थोड़ा सा, तो ये अब कौन से एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्राइस, प्राइस हमने वाई एक्सिस पे ली थी, प्राइस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये इलास्टिक सप्लाई है। उसी तरीके से 100 थी प्राइस पहले, फिर 200 हो गई, और जो सप्लाई थी वो 50 से 150 में मूव कर गई। तो इस केस में क्या हुआ, यानी कि प्राइस तो बढ़ी ही, उसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन उसके डबल से भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिवली इलास्टिक है सप्लाई। सेम कैलकुलेशन और आंसर जो हमारा आया है वो है 1.5, इट मींस 1.5 आंसर है हमारा। और जो 1.5 है वो 1 से ग्रेटर है, और जो 1 से ग्रेटर आंसर हो तो उसकी जो सप्लाई हो या डिमांड हो वो दोनों इलास्टिक हो जाती है। उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की जो हमारी डायग्राम है वो भी एग्जैक्टली सेम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से, और इसका आंसर भी हमेशा इन्फिनिटी आता है कैलकुलेटर में अगर हम पुट करें तो। इसमें क्या होगा, एक एक्स एक्सिस पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही होगी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में। सप्लाई is infinity responsive to any price change however small. In this situation supply curve will be horizontal or parallel to x axis. पैरेलल मतलब उसकी सीध में होता है, एक्स एक्सिस की सीध में हो रहा है, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसमें होगा क्या कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो उससे बहुत मैसिव, बहुत ज्यादा जो है वो सप्लाई में चेंज आ रहा होता है, तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक कह रहे होते हैं। उसके बाद कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो कि असर डाल रहे होते हैं इलास्टिसिटी और सप्लाई के ऊपर। अब हमने उनको डिस्कस करना है। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, कितनी फर्म्स हैं इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की, तो पेप्सी जो है कितनी फर्म्स बना रही है, पेप्सी या फिर पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स कितनी फर्म बना रही है, ये भी सप्लाई को अफेक्ट कर रही है। कैसे अफेक्ट करती है देखते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ फार्म मोर इलास्टिक इज द इंडस्ट्री सप्लाई। जितनी ज्यादा फार्म ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा फार्म ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा सप्लाई जो होगी वो इलास्टिक होगी। एज फार्म कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन डिमांड फेयरली इजीली। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो फार्म है वो जो चेंज आ रहा होगा डिमांड के अंदर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड जो है वो इजीली कर सकती है। तो इस वजह से जो है इसकी जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उतनी सप्लाई इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल अगर तो पेप्सी की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है और फर्म बहुत ज़्यादा है, तो वो इजीली
पेप्सी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे और उसकी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी, यानी वो अपनी मर्जी से उसको सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, अगर यानी कि जो हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कहते हैं वो सामान जो हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, वो अगर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। इफ द स्टॉक आर अवेलेबल, सप्लाई विल बी रिलेटिवली मोर इलास्टिक। अगर तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, हमारे गोदाम में, स्टोर रूम में स्टॉक अवेलेबल है, तो क्या होगी, डिमांड सॉरी सप्लाई जो होगी वो इलास्टिक होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब जब डिमांड बढ़ रही होगी तो हम हमारे क्योंकि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है तो हम जो सप्लाई है उसको मैनेज कर रहे होंगे। डिमांड जब जब बढ़ रही होगी मार्केट में, हम सप्लाई ज़्यादा कर देंगे और हम रेवेन्यू कमा लेंगे। Because increase in demand can met with an increase in supply without any change in structure। क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल है तो जब डिमांड बढ़ेगी तो हम कोई भी मतलब प्रोडक्शन में चेंज किए बगैर वही स्टॉक जो है मार्केट में एंटर कर देंगे और हम सप्लाई बढ़ा देंगे। तो इस केस में वो बता के रहा है कि अगर तो स्टॉक अवेलेबल है तो जो सप्लाई है वो इलास्टिक होगी। पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर तो अल्टरनेट फॉर्म्स अवेलेबल है चीज़ बनाने की तो उस केस में जो है सप्लाई इलास्टिक होगी और इसका वाइस वर्सा भी होगा। जैसे कि अगर तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स थी तो उनकी जो सप्लाई थी वो हमेशा इनइलास्टिक होती है, यानी कि वो हम अपनी वजह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, अब जो स्पेयर कैपेसिटी है यानी कि हम मशीनरी से जो काम ले रहे हैं वो हम उनकी जो है कितने लेवल पर ले रहे हैं, हम उनको 100% यूटिलाइज कर रहे हैं या कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। इफ द इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग बिलो फुल कैपेसिटी और इट हैज स्पेयर कैपेसिटी विद इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, अगर तो वो अपनी फुल कैपेसिटी से नीचे काम कर रही है, सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक, तो सप्लाई इलास्टिक होगी एज इट विल बी एबल टू यूज अप द वैकेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट अप द इंक्रीज इन सप्लाई। क्योंकि जब भी उसे सप्लाई करने की ज़रूरत महसूस हुई इंक्रीज, तो वो क्या करेगी, जो स्पेयर कैपेसिटी उसने रखी हुई है, फॉर एग्जांपल अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर कोई फॉर्म 90% यूज़ कर रही है तो वो जो 10% रिमेनिंग उसने बचा कर रखा है वो उनको यूज़ करना शुरू कर देगी जब डिमांड बढ़ेगी या जब उसको महसूस होगा कि अब हमें सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। कन्वर्सली द फर्म इज ऑलरेडी यूजिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एट फुल कैपेसिटी, अगर तो फर्म अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, इट मींस उसकी ताकत ही इतनी है कि वो एक दिन में 50 यूनिट्स बना सके और वो बना भी रही है, तो इस केस में जो है सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वो उससे ज़्यादा जो है चीज़ सप्लाई नहीं कर सकती, वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग उसकी नहीं होगी क्योंकि वो अभी ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम पावर के ऊपर काम कर रही है। Ease of switching resources, if the firm has ability to switch its factor of production, यहाँ पे जो फर्म है उसकी बात कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म यूज कर रही थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। चैप्टर नंबर 1 इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो उनके अंदर जो है चेंज करने की अगर फर्म के पास एबिलिटी हो, स्विच करने की एबिलिटी हो to other products, the supply will be elastic because the firm can respond to any change from demand in market। अगर तो उसके पास एबिलिटी हो कि वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सके, स्विच कर सके, तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब वो जो फर्म है वो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे सकेगी मार्केट में जो डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है उसका। Conversely, if the firm has such resources which cannot be used in production of other goods, the supply will be inelastic। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखी थी कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन के अंदर और सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि एक ही मशीन है, उसी से लेस भी बना रहे हैं और पेप्सी भी बना रहे हैं, तो अगर पेप्सी की डिमांड ज़्यादा होती है तो हम जो मशीनरी लेस पे यूज़ हो रही थी उस मशीनरी को भी हम पेप्सी बनाने पे यूज़ कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से हम सप्लाई बढ़ा देंगे, तो अब वो ये बता रहा है कि अगर तो हमारे पास ये स्विच करने की एबिलिटी मौजूद है, यानी कि अगर हम पेप्सी की डिमांड ज़्यादा होने पर जो लेस के ऊपर मशीनरी यूज़ हो रही थी, जो लेबर यूज़ हो रहा था, उसको स्विच करके पेप्सी बनाने पे लगा दें, ऐसा पॉसिबल है अगर, तो इलास्टिक होगी सप्लाई, क्योंकि हम इंक्रीज कर सकते हैं उसकी सप्लाई को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो उसकी सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी। उसके बाद टाइम, टाइम के किस तरीके से जो है ये एक डिटर्मिनेंट बन गया है। द लॉन्गर द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ फर्म टू एडजस्ट टू अ प्राइस चेंज, जितना ज़्यादा टाइम जो है अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा जो है टाइम मिल जाएगा फर्म को कि वो एडजस्ट कर सके प्राइस चेंज को। सम वुड टेक शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट देयर प्रोडक्शन प्रोसेस, हैव इलास्टिक सप्लाई, कुछ गुड्स जो होती हैं उनको कम टाइम लगता है
कि वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करें। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी की बोतल ही लेकर चल रहे हैं तो उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। पेप्सी की बोतल तो एक दिन में तैयार हो जाती है, तो कुछ चीज़ें होंगी जो कि कम टाइम लेंगी कंप्लीट होने में, और उनकी सप्लाई को हम कहते हैं कि ये इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि ये कम टाइम में तैयार हो रही है, कम टाइम में हम मार्केट में इनको देंगे। कुछ गुड्स होती हैं जो कि लंबा अरसा लेती हैं बनने में, सम गुड्स टेक लॉन्ग टाइम टू बी कम्प्लीटेड। तो उन जो लंबा अरसा ले रही होती हैं उनकी इलास्टिक सप्लाई होती है, क्यों? क्योंकि जिस टाइम उनकी डिमांड है उस टाइम हम उनको बनाना शुरू कर रहे हैं। तो जब उनको बनते बनते ही अगर साल लग गया, या फिर जिस तरीके से हमने कोवेब थ्योरम पढ़ा था चैप्टर 2 में, तो उस तरीके से हमने क्या देखा था कि जब जो किसान है वो अगले साल की प्लानिंग कर होता है इस साल को माइंड में रख के, तो उस तरीके से अगर वो, तो फिर क्या होता है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। तो यहाँ तक हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड टाइम का, यानी कि जो टाइम है वो कैसे इफेक्ट कर रहा होगा हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे बेसिकली हम तीन तरह के टाइम पढ़ेंगे। वो बता रहे हैं कि जो टाइम के साथ साथ है इलास्टिसिटी चेंज हो रही होती है सप्लाई की, वो कैसे हो रही होती है। हमें तीन तरह के टाइम पढ़ने हैं। एक होगा मॉनेटरी पीरियड यानी कि इमीडिएट पीरियड, एक होगा शॉर्ट रन यानी कि शॉर्ट पीरियड, और एक होगा लॉन्ग पीरियड। अब मॉनेटरी पीरियड में जो सप्लाई है वो हम देख रहे हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, एक वर्टिकल लाइन हमें नजर आ रही है, इट मींस ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। उसके बाद शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट रन में क्या हो रहा होगा, ये हमें जो है इनइलास्टिक से मूव होती हुई थोड़ी सी रिलेटिवली इनइलास्टिक की तरफ जा रही है, क्योंकि ये हम वैसे भी देखें तो ये वाई एक्सिस को नहीं, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि ये जो क्वांटिटी एक्सिस है उसको कट कर रही है। तो ये क्या है, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है। जबकि लॉन्ग रन में हम देखें तो ये रिलेटिवली इलास्टिक होगी, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, सप्लाई कर। तो ऐसा क्यों होता है, इसको उसने डिस्कस किया है। This is because in long run all adjustment are able to take place। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लॉन्ग रन की बात होती है ना, फॉर एग्जांपल एक चीज़ की डिमांड बढ़ी है मार्केट में, तो अब हम इमीडिएटली तो उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए जो है उसकी सप्लाई इमीडिएटली, अगर हम देखें तो इमीडिएटली तो उसकी सप्लाई बिल्कुल इनइलास्टिक है, यानी कि वो हम उनको नहीं बढ़ा सकते। जब उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ी है तो इमीडिएट लेवल पे, यानी कि एक दो दिन के अंदर हम उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते मार्केट में, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम होगा, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, तो हम थोड़ी सी, यानी कि अगर हमने स्पेयर कैपेसिटी रखी हुई है, या कोई हम लोगों को एक्स्ट्रा जो है वेजेस, एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह पे करके उनसे काम करवाते हैं, तो शॉर्ट रन में हम थोड़ी बहुत अपनी जो है वो सप्लाई बढ़ा देंगे डिमांड बढ़ने पर। और इस तरीके से जो इनइलास्टिसिटी थी, जो पहले परफेक्ट थी, अब वो थोड़ी सी रिलेटिव हो गई है। और लॉन्ग रन में अब जब एक चीज़ की जो थी डिमांड बढ़ी, अब उसको ये उस बात को एक साल गुजर गया, तो हमें ये मालूम हो गया कि इस चीज़ की जो डिमांड बढ़ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। हम तभी से प्लानिंग शुरू कर देंगे जब डिमांड बढ़ेगी। उसके लिए मशीनरी वगैरह खरीद लेंगे, नए जो है लैंड लेबर कैपिटल वगैरह हम न्यू बना लेंगे, ताकि हम सप्लाई ज़्यादा कर सकें। तो लॉन्ग रन में उसकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक हो जाती है, यानी कि लॉन्ग रन में हम इस काबिल हो जाते हैं कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकें। तो इसी को वो डिस्कस कर रहे हैं। इन मॉनिटरी और इमीडिएट पीरियड देयर इज इनसफिशिएंट टाइम टू चेंज आउटपुट। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इमीडिएट काम हो रहा होता है कि हम चेंज कर सके अपनी आउटपुट को, अपनी सप्लाई को। शॉर्ट रन में क्या होगा, आल्दो आल्दो द प्लांट कैपेसिटी इज फिक्स्ड, इसमें प्लांट की कैपेसिटी तो फिक्स होगी, with later alteration in technique of production or with more efficient use of resources supply can be adjusted to little extent। इसमें हम little extent यानी थोड़ी सी जो है वो बढ़ा सकते हैं सप्लाई डिमांड बढ़ने के साथ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये relatively inelastic। जबकि लॉन्ग रन में क्या होगा, ऑल रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट कैन बी मेड इंक्लूडिंग चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग प्लांट साइज में, हम कोई बिल्डिंग अगर हमें चाहिए वो खरीद लेंगे, कोई मशीनरी प्लांट वगैरह चाहिए वो भी खरीद सकते हैं, इन ऑर्डर टू मीट एनी चेंज इन डिमांड देयरफॉर सप्लाई विल बी हाईली इलास्टिक। तो इस केस में क्या होगी, सप्लाई हाईली इलास्टिक हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है टाइम अफेक्ट कर रहा होता है इलास्टिसिटी को। उसके बाद उसने हमें कंबाइन इफेक्ट बताया हुआ है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड्स टू रिस्पॉन्स टू द चेंज इन डिमांड। अब डिमांड चेंज होने पे डिफरेंट टाइम के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स होगा उसको उसने ग्राफिकली में बताया। सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं अगर, तो ऊपर उसने प्राइस दी हुई है, वाई एक्सिस पे हमेशा वो प्राइस रखता है।
और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये सबसे पहले था हमारे पास डिमांड का डी, ठीक है। और यहाँ पे जो था इक्विलिब्रियम पॉइंट वो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर जो है ये सप्लाई, सप्लाई जो है ये मॉनेटरी है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आ गया शिफ्ट, शिफ्ट एंड डिमांड कर्व, यानी कि शिफ्ट आया है, इट मींस ये किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होगा। तो अब जब डिमांड में शिफ्ट आया तो इससे होगा क्या, इन जब मॉनेटरी लेवल यानी कि इमीडिएट लेवल पर तो डिमांड में बढ़ने की वजह से कोई भी सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इतनी जो है टाइम नहीं है कि हम सप्लाई बढ़ा सके, तो सप्लाई जो है वो सेम है, यानी कि इस पे भी, इस पॉइंट पे भी सप्लाई इतनी कर रहे थे, क्यू हम सप्लाई कर रहे थे, और इस पॉइंट पे भी हम क्यू भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट रन में क्या किया हमने, थोड़ी सी जो सप्लाई है वो बढ़ा दी, तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और सप्लाई पहले Q1 थी, अब वो QS पे आ गई, इट मीन्स सप्लाई हमारी थोड़ी सी बढ़ गई। और उसके बाद लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में हम देख सकते हैं कि जो सप्लाई है वो और ज़्यादा बढ़ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया, और जो सप्लाई थी वो QL पर पहुँच गई है। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो जो बिल्कुल मॉनेटरी टर्म था वो तो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हमें नज़र आ रहा है। जो शॉर्ट टर्म था वो इन इलास्टिक कैसे हम प्रूव करना चाहें अगर, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है इसको हम देख सकते हैं। और जो ये इलास्टिक वाला हमारे पास कर्व आ रहा है, इसको हम अगर इंटरसेक्ट करवाएं तो ये वाई एक्सिस पर कर रहा है। उसके बाद इसी को थ्योरेटिकली उसने लिखा हुआ है इस डायग्राम में, इनिशियली हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला था, पी नॉट एम क्यू एन, इसी को समझता है एट द पोजीशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डिमांड राइजेस फ्रॉम डी टू डी वन। जो डिमांड थी वो जो है उसकी शिफ्ट आ गया, वो राइज हो गई डी से डी वन की तरफ एट द प्राइस पी नॉट, ठीक है। और जो प्राइस थी वो पी नॉट ही रही। इन मॉनिटरी पीरियड प्राइस राइजेस टुवर्ड पी एन। अच्छा, हम लोगों ने सिर्फ उसका जो है क्वांटिटी सप्लाई पे इफेक्ट देखा, ये प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। मॉनेटरी पीरियड में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, पी नॉट से वो पी एम पे मूव कर गई, लाइक दिस। In short-run period, the increased elasticity of supply adjusts the price toward PS. Short run में क्या हुआ, प्राइस कम हो गए, यहाँ पर आ गई। उसके बाद लॉन्ग रन में क्या हुआ, प्राइस जो है एडजस्ट टू P1, प्राइस फिर एडजस्ट होके यहाँ पर आ गई लॉन्ग रन में। In above diagram, it is clear amount of supply for product to market in order to meet the demand is increasing and the elasticity of supply also increases. इसमें वो क्या हमें प्रूव करना चाह रहा है, इट क्लियर हो गया कि जो अमाउंट ऑफ टाइम टू सप्लाई अ प्रोडक्ट, जितना हमें टाइम मिल रहा है किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने में, ठीक है, उस जैसे जैसे वो टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उससे जो इलास्टिसिटी है, यानी कि हमारी जो एबिलिटी है कि वो हम उसको सप्लाई कर सकें, वो भी बढ़ रही है। तो यहीं तक हमारा चैप्टर था। चैप्टर नंबर 3 हमारा अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100% कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, तो अब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।